कैसे आप सभी, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल, जो मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। आज कुछ अलग सेल ऑर्गेनल के बारे में जानते हैं, जो और बाकी है सब उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और थैंक यू, आपने इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को भी अगर अच्छी लगी तो आप फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में। कौन कौन सा होता है? एक होता है न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं केंद्रक, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जो आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस, यानी कि मैम जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की थी। देखिए केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये नाम सुनते ही आपको कुछ याद आ रहा होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जबकि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में किया गया। 1831 में किया गया। ठीक है, केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ मैंने बता रखा था, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है मैम? जेनेटिक मटेरियल वो चीजें होते हैं जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर हमारे अंदर आता है, जो डीएनए वगैरह आते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल के तो फॉर्म में आते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसमें? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है मैम? केंद्रक में। इसलिए केंद्रक को कोशिका का मुख्य नियंत्रण कहा जाता है। मुख्य नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कौन करता है कोशिका को? केंद्रक ही कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक होता है। जेनेटिक क्या होता है? यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? एग्जाम्पल पूछ तो क्या है अनुवांशिक पदार्थ? ये हमारा डीएनए होता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। केंद्रक के चारों तरफ, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली का मतलब होता है, अगर ये केंद्रक है कानो, अगर ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जो केंद्रक को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करता है। उसे हम केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। आपको फिगर मैंने बनाया था तो उस लेक्चर में आप देख लीजिए, इससे पहले की लेक्चर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि केंद्रक कहाँ होता है। केंद्रक ये भी बता रखे थे, केंद्रक हमेशा सेंटर में होता है। प्लांट सेल की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, एनिमल प्लांट सेल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एनिमल सेल की बात की जा रही है। यानी कि एनिमल सेल में केंद्रक हमेशा क्या होता है? सेंटर में होता है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है यानी कि झिल्ली होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक में धागे नुमा यानी कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अभी क्रोमेटिन क्या है देखिए, क्रोमेटिन जो होता है ना, आपको अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊंगी उसमें कुछ आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसे क्रोमेटिन बोलते हैं। यही जब धागे बाहर निकलते हैं और जब डिवीजन करते हैं तो यही इस तरह फॉर्म हो जाते हैं, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मैं क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताऊंगी आपको कि ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अगर बता दूं, क्रोमोसोम्स का अर्थ होता है जो हमारे जो मेल और फीमेल को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर मैं फीमेल हूँ तो क्रोमोसोम्स के कारण ही होता है, अगर मेल हो तो क्रोमोसोम्स के कारण। क्रोमोसोम्स कब बोलेंगे? जब सेल डिवीजन के में ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, यानी कि डबल स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई दे। ठीक है, अगर आपको सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो भी केंद्रक में ही होता है। ठीक है, ये इतनी सी बात केंद्रक की जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं पूरा कवर नहीं कर रही हूँ, मैं जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है ना जानकारी के लिए, बस उतना ही पॉइंट बता रही हूँ। तो ये सारे पॉइंट आपको जो 4 पॉइंट मैंने बताया समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा आई होप कि रॉबर्ट हुक द्वारा 1831 में किया गया था। क्या किया गया था? खोज किया गया था। किसका किया गया था? केंद्रक का किया गया था। केंद्रक में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, जो डीएनए होता है, ये कोशिका का मुख्य नियंत्रण करता है। केंद्रक के चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? कोशिका झिल्ली होती, सॉरी केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि एक बाहरी लेयर होती है। केंद्रक में क्या होता है? धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन करता है तो क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स को मैं आगे बताऊंगी, जब सेल ऑर्गेनल आगे पढ़ेंगे ना तो बताऊंगी। ठीक है,
अब मैं बात करती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, क्योंकि ये पूरे सेल को एनर्जी देने का वर्क करता है, यानी कि ऊर्जा देता है। इसीलिए इसको एक अच्छे नाम से जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इंग्लिश में अगर मैं बताऊँ तो पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोला जाएगा? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मैम? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन और फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। अल्टमैन और फ्लेमिंग ने सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन कितने सन में? 1890 में। लेकिन नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला। क्या नाम बोला? बायोप्लास्ट। क्या बोला? बायोप्लास्ट। यहाँ देखिए यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, इसकी खोज तो अल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया, लेकिन उस समय उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, उस समय बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। किसने नाम दिया था? अल्टमैन और फ्लेमिंग ने। ठीक है, लेकिन मैम तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा नामक साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, और इन्होंने इस बायोप्लास्ट को नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, आपको पता होना चाहिए सी बेंडा ने दिया था मैम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी या बायोप्लास्ट किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए अल्टमैन और फ्लेमिंग। कंफर्म हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये बातें हो गई होगी आई थिंक। और ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में क्या होता है? उपस्थित नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। कहाँ पे? बैक्टीरियाज में। अगला बात करूँ, ये एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं फिगर बनाऊँ आपको तो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक अपनी एक और लेयर होती है, जिसे हम दोहरी झिल्ली के नाम से जानते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ घुंडीनुमा स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कह देते हैं? क्रिस्टी। ये सब क्या वर्क करते हैं आपको पता होगा आई थिंक। नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी जरूर। ठीक है, तो ये क्रिस्टी होती है, और ये क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी स्ट्रक्चर होती है। और लास्ट में मैंने लिख रखा है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं मैम? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो आई होप कि ये लेक्चर भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, यानी कि इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जाना केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।